आज का इस सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, आज के इस सेशन में हम संविधान के उद्देशिका को कवर करने वाले हैं। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपको उद्देशिका से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, वो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर एकेडमिक एग्जाम जैसे एलएलबी एलएलएम का हो, तो आपको इस सेशन से उस सारे प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर आपको पीडीएफ मटेरियल्स चाहिए तो फिर आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसके माध्यम से आप उसमें कनेक्ट हो जाइए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण सेशन है। जब उद्देशिका की बात आती है तो सबसे पहले हमें यह जानना होता है उद्देशिका होती क्या है, क्यों दिया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूट में उद्देशिका। तो उद्देशिका को आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। आइडेंटिटी कार्ड मतलब परिचय पत्र। ये संविधि का परिचय पत्र होता है। जितने भी संविधि होते हैं जब वो स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले उद्देशिका दिया जाता है। दरअसल उद्देश्य होता है कि जो भी संविधि में दिया गया है, आप उद्देशिका को पढ़ के ओवरऑल उस संविधि के बारे में समझ पाते हैं कि आखिर इस संविधि में हमें क्या पढ़ना है, क्या हमें इस संविधि के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार संविधान में भी उद्देशिका दिया गया है। उद्देशिका से हमें ये पता चलता है कि हमें हमारी जो संविधान है वो किस तरह की है, हमारा देश किस तरह का है, हमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, इसके बारे में जानकारी उद्देशिका से मिल जाता है। तो उद्देशिका पढ़ने से पहले आप इस उद्देशिका को याद कर ले, क्योंकि जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं तो इसके टर्म को उलट पुलट करके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो जब आपको ये चीज़ पता रहेगा कि कौन टर्म पहले आएगा कौन टर्म उसके बाद आएगा, तो आपके लिए वो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो उद्देशिका आपको याद करना ही होगा, ये मैंडेटरी है, इसमें कुछ कोताही नहीं की जा सकती। चलिए, जब हम उद्देशिका को समझते हैं तो उससे पहले हम ये समझेंगे कि उद्देशिका के तत्व को जानेंगे। उद्देशिका के तत्व को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो होगा हमारा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। दूसरा जो होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा जो होगा वो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य। चलिए, पहला जो पॉइंट है उसमें संविधान के स्रोत। संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं। हम भारत के लोग से तात्पर्य है भारत की जनता। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शामिल है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमको सबसे पहले 3 चीज याद रखना होगा। पहले हमें न्याय याद रखना होगा, फिर इसके बाद स्वतंत्रता याद रखना होगा, फिर समता याद रखना होगा। ये 3 चीज पहले याद रखना होगा। न्याय, किस तरह की न्याय की बात हो रही है संविधान में, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय की बात हो रही है। स्वतंत्रता किस चीज की हो रही है बात स्वतंत्रता में, तो उसमें विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता की बात हो रही है। समता में किसकी बात हो रही है, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात हो रही है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में हम शामिल करते हैं व्यक्ति की गरिमा को, राष्ट्र की एकता को और अखंडता को, बंधुता को। तो जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ये सारे पॉइंट शामिल होते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे जो संविधान होता है, संविधान में सबसे पहले तो हमें संविधान के स्रोत के बारे में पता चलता है उद्देशिका से। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि किस तरह के अधिकार भारत की जनता द्वारा भारत की जनता को दिया गया है, उस चीज़ों के बारे में पता चलता है। तीसरा हमें ये पता चलता है कि संविधान कब प्रभाव में आया था, तो संविधान का प्रभाव में आने का डेट पता चलता है। वो तारीख है 26 नवंबर 1949 ईस्वी। इस डेट को तकरीबन 16 के आसपास जो आर्टिकल थे वो प्रभाव में आ गए थे, वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर लिया गया था। बाद बाकी जो भी आर्टिकल्स थे वो धीरे धीरे करके प्रभाव में आए थे। 16 आर्टिकल पहले प्रभाव में आ गए थे इस डेट को। इसके बाद अब हम संविधान में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण जो शब्द है उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को इंटरप्रेट करेंगे, फिर हम लोकतंत्रात्मक को इंटरप्रेट करेंगे, फिर पंथ निरपेक्ष को, समाजवादी और गणराज्य को। देखिए, प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है ये शब्द अपने में स्पष्ट हो जाता है। अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा तो प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य होता है सब कुछ से संपन्न। ये शब्द ये स्पष्ट करता है कि भारत जो है वो आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। जिस तरह से आपको पता है कि जब हमारा देश विदेशी सत्ता के हाथों में थी, फिर इसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद देश में प्रभुत्व संपन्नता को संविधान के माध्यम से समाहित किया गया, ताकि उससे ये स्पष्ट कर दिया गया कि अब जो भारत है वो चाहे अंदर की कोई भी दृष्टि से हो, चाहे वो बाहर की किसी भी दृष्टि से हो, बाहरी दृष्टि से किसी भी विदेशी देश की सत्ता के अधीन नहीं है। वो अपने में
मजबूत है, उसे किसी भी चीज़ की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट होने वाला है लोकतंत्रात्मक। देखिए लोकतंत्रात्मक जो है ये शब्द देश की प्रभुत्व सत्ता, यानी कि देश की प्रभुत्व सत्ता से स्पष्ट होती है। प्रभुत्व सत्ता क्या होता है? भारत की जो जनता है, ये प्रभुत्व सत्ता उसमें निहित होती है। निहित से तात्पर्य ये होता है कि जो सरकार हमारे यहाँ स्थापित होती है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा स्थापित किया जाता है। तो लोकतंत्रात्मक का यही अर्थ होता है कि देश की जो संप्रभुता है, देश की जो प्रभुत्व सत्ता है, वो भारत की जनता में है। जनता के लिए जनता के द्वारा सरकार को स्थापित किया गया है। यही लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है। इसके बाद फिर हम देखेंगे पंथ निरपेक्ष शब्द। देखिए पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये एक विचारधारा है, ये एक दर्शन है, ये एक जीवन शैली है। ये ना तो किसी ईश्वर को समर्थन करती है, ना ही ये ईश्वर का विरोध करती है। मतलब जब कोई धर्म से संबंधित या जाति से संबंधित या किसी समुदाय से संबंधित या किसी पंथ से संबंधित या उसके अनुयायियों से संबंधित कोई भी मुद्दा आती है तो उस मुद्दे पर समान व्यवहार करने के लिए संविधान कहती है। साथ ही आस्तिक और नास्तिक में समान व्यवहार का पक्षधर है। श्रद्धालु और श्रद्धालु में समान व्यवहार का पक्षधर है। फिर इसके बाद इसमें कुछ केस है, महत्वपूर्ण केस है। महत्वपूर्ण केस में आता है एसआर बॉम्बे का मामला 1994 और अरुणा सिंह 2002 सुप्रीम कोर्ट। देखिए इस मामले में पंथ निरपेक्षता शब्द प्रश्न चिन्ह में आया था, तो न्यायालय के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि पंथ निरपेक्षता जो शब्द है ये संविधान का आधारिक संरचना का भाग है, बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। इसके बाद हम पॉइंट कवर करने वाले हैं समाजवादी। देखिए समाजवादी जो शब्द है, इस शब्द का तो परिभाषा नहीं कहीं पर है संविधान में। जनरली जब उद्देशिका को आप देखिएगा तो उसमें आर्थिक न्याय पदावली में समाजवाद की भी अवधारणा अंतर्निहित की गई। जब आप उद्देशिका पढ़िएगा देखिएगा उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात हो गई है। तो वहाँ आर्थिक न्याय पदावली से समाजवाद को इंडिकेट किया गया है, यानी कि आर्थिक न्याय में समाजवाद को अंतर्निहित किया गया है। हालांकि आर्थिक न्याय का भी कोई परिभाषा नहीं है, फिर भी देश में किसी भी तरह की अगर आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की बात होती है तो ये स्थापना सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि सरकार अपने विवेकीय शक्ति से आर्थिक व्यवस्था की स्थापना वो खुद करे। किसी भी तरह का जो आर्थिक तंत्र है उसको वो स्थापित करे जिससे देश की जनता जो है वो खुशहाल हो सके। समाजवादी से रिलेटेड कुछ केस लॉज को देखेंगे। सबसे पहला केस लॉज है एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या हुआ था, इसमें मजदूर के अधिकार और व्यापारियों के हितों में असंतुलन पैदा हो गई थी, तो इसके संतुलन को लेकर के न्यायालय में मामला आया था। तो न्यायालय ने समाजवाद अर्थ को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि ये केवल मजदूर का पक्ष लेना नहीं होता, इसमें समाजवाद में आप मजदूर का पक्ष ले रहे हैं ये लेना इसमें शामिल नहीं है, इसमें तो सभी वर्गों के बीच न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। तो ये एक्सेल बियर के मामले में कहा गया। इसके बाद मामला है बहुत ही महत्वपूर्ण केस है मिनर्वा मिल्स का मामला। मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का मामला है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि समाजवाद जो है वो संविधान के मूल संरचना का हिस्सा है। इस केस में यह कहा गया कि जो समाजवाद शब्द है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसके बाद फिर डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का मामला आया। इसमें मुद्दा क्या उठा था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उसके पेंशन नीति से संबंधित मुद्दा उठा था। तो न्यायालय में जब ये बात आई तो न्यायालय कहा कि भारत का जो समाजवाद है ये गांधीवादी समाजवाद है जो आर्थिक न्याय की बात करता है। इसमें कमजोर वर्ग की भलाई के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए। तो न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि भाई आप कमजोर वर्ग के लिए भलाई की नीतियां बनाइए क्योंकि आर्थिक न्याय इस पदावली में शामिल है। चूंकि न्याय नीतियां कैसी होनी चाहिए, तो नीतियां समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय संगत होनी चाहिए। आप ऐसी नीति नहीं बनाइए जिसमें समाज के किसी भी वर्ग में विचलन पैदा हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। न्याय संगत होनी चाहिए, अन्यायपूर्ण नहीं होनी चाहिए नीतियां। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गणराज्य। गणराज्य शब्द जो है ये वंशानुगत शब्द को इंडिकेट करता है। ये कहता है कि जो राज्य में सर्वोच्च आधिकारिक पद होता है वो वंशानुगत नहीं है, तो समझ जाइए वहाँ गणराज्य है, स्थापित है उस देश में। जिस भी देश में सर्वोच्च अधिकारी का जो पद होता है, जो देश का प्रमुख होता है, अगर वो वंशानुगत नहीं है तो समझ जाइए वहाँ गणराज्य स्थापित है। ये जो है गणराज्य शब्द एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन पर आधारित है।
कि जो पद होगा आधिकारिक पद, ये एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन पर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 5 साल के लिए टर्म बनाया गया। जैसे हमारे देश के सर्वोच्च अधिकारी में आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति निर्वाचन से आते हैं, हालांकि वो डायरेक्ट निर्वाचित नहीं होते हैं, इनडायरेक्ट निर्वाचित होते हैं, लेकिन होते तो निर्वाचित हैं और एक टर्म के लिए आते हैं। वो भी टर्म भले 5 साल का होता है। अगर इस दृष्टि से देखें तो भारत और अमेरिका गणराज्य है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत और अमेरिका की सेम स्थितियां। वहाँ पे राष्ट्रपति वहाँ जो है राष्ट्रपति इलेक्ट होके आती है, यहाँ भी राष्ट्रपति इलेक्ट होके आती है। और अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की जब हम स्थिति को देखेंगे तो इंग्लैंड गणराज्य नहीं है। इसलिए गणराज्य नहीं है क्योंकि वहाँ पर जो देश का प्रमुख है वो राजा या रानी होता है, किंग या क्वीन होता है। और किंग और जो क्वीन है ये वंशानुगत पद को इंडिकेट करता है। तो वहाँ पर वंशानुगत तरीके से देश का जो प्रमुख है, जो मुखिया है, वो राजा और रानी होते हैं वहाँ के देश के प्रमुख, और ये वंशानुगत टर्म को इंडिकेट करने वाला पद होता है राजा और रानी। इसके बाद हम संविधान में के उद्देशिका में संशोधन के बारे में बात करेंगे। देखिए, संशोधन सिर्फ एक बार हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया। ये वही समय था जिस समय इंदिरा गांधी सरकार में थी और आपातकाल का समय चल रहा था। जैसा कि आप जानते हैं आपातकाल जो है हमारे यहाँ 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक प्रभावी रहा था। उसी दौरान 42वां संविधान संशोधन हुआ और 42वां संविधान संशोधन से बहुत सारे संविधान में बदलाव किए गए। हालांकि कुछ बदलाव जो है वो समाप्त कर दिया गया। ये संशोधन 3 जनवरी 1977 को प्रभाव में आई थी। अब हम जानेंगे कि ये संशोधन से पहले संविधान की उद्देशिका की क्या स्थिति थी और संशोधन के बाद संविधान की उद्देशिका की क्या स्थिति है। तो संशोधन से पहले संविधान की उद्देशिका की स्थिति ये थी कि पहले हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात हो गई थी। लेकिन संशोधन के उपरांत हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात होने लगी। यानी कि इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित कर दिया गया। साथ ही संविधान की उद्देशिका में संशोधन होने से पहले व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने की बात हो गई थी। और बाद में जब संविधान में संशोधन हुआ इसके उपरांत व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के साथ साथ अखंडता शब्द को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। तो इसमें टोटल जो है समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया संशोधन के उपरांत। अब कुछ केस लॉज देखेंगे जो महत्वपूर्ण केस लॉज हैं इसके संशोधन के टाइम का। देखिए, सबसे पहले इसमें जो हम केस पढ़ने वाले हैं वो केस होने वाला है इनगी बेगू बागी यूनियन का मामला। ये 1960 का मामला है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। इनगी बेगू बागी के मामले में कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है ही नहीं। ठीक। इसके बाद सज्जन सिंह का मामला आया, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 1965 का मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया कि उद्देशिका संविधान की विशेषता का निचोड़ है। जैसा कि आप जानते हैं जो उद्देशिका है वो कुंजी है संविधान की, ऐसा कहा गया है। ठीक। इसके बाद गोलकनाथ का मामला आया। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य 1967 का मामला है। इसमें न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे। उन्होंने कहा कि उद्देशिका हमारे राष्ट्रीय जीवन के जो मूल अधिकार होते हैं उनके प्रति जो हमारी आस्था और हमारे विश्वास की ये घोषणा है। क्या चीज की घोषणा है? तो घोषणा है जो राष्ट्रीय जीवन के जो मूल आधार हैं उनके प्रति जो हमारा आस्था है, जो विश्वास है, उसी की ये घोषणा है। ये अनिवार्य आदर्श स्तर है, यह अडिग संकल्प है। ये गोलकनाथ के मामले में कहा गया। हालांकि आपको जजमेंट तो याद रखने होंगे एग्जामिनेशन के पर्पज से। फिर केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 का मामला आया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेगूबागी मामले में जो निर्णय दिया था उसको उलट दिया। उलटने के बाद उन्होंने कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है और जब वो संविधान का भाग है तो उसमें संशोधन हो सकता है। जब आगे हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम जब संविधान संशोधन को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि कैसे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, किस किस पार्ट में संशोधन किया जा सकता है। तो कहा गया कि जब संविधान का ये भाग है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज कहा गया कि उद्देशिका में उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता है जो आधारिक ढांचे से संबंधित, जो बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित जो भी पार्ट हैं उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद फिर केस आया एसआर बॉम्बई का मामला। एसआर बॉम्बई 1994 का मामला है। इसमें न्यायमूर्ति रामास्वामी थे। उन्होंने कहा कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। उद्देशिका क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है।
ये SR बॉम्बे में कहा गया। फिर के भास्करन बनाम स्टेट 2011 का मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि प्रस्तावना में वर्णित समाज, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का लक्ष्य पूरा हो। आपने पढ़ा कि संविधान में जो हमें न्याय की 3 चीज़ें प्राप्त है, सामाजिक स्तर पे न्याय, आर्थिक स्तर पे न्याय, राजनीतिक स्तर पे न्याय। तो ये जो दिया गया है, इसका जो लक्ष्य है वो फुलफिल हो सके, इस तरह से आप उस उद्देशिका को इंटरप्रेट कीजिए। ये के भास्करन के मामले में कहा गया। इसके बाद फिर नंदनी सुंदर बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का मामला है। इस मामले में नंदनी सुंदर बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2011 का मामला। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो ये 3 पद दिया गया है, इनका वचन दिया गया है, जिससे विस्मृत या उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। मतलब आप इसको ना ही भूल सकते हैं, ना ही आप इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। जो ये 3 शब्द, सामाजिक स्तर पे न्याय, आर्थिक स्तर पे न्याय, राजनीतिक स्तर पे न्याय का जो वचन दिया गया है, इसकी आप ना तो विस्मृति कर सकते हैं, ना ही इसकी आप उपेक्षा कर सकते हैं। ये नंदनी सुंदर बनाम स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में कहा गया। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी उद्देशिका से रिलेटेड, ओवरऑल सारी जानकारियां इस सेशन में आपको दे दिया गया है। आप एग्जामिनेशन के पर्पज से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। बहुत बेहतरीन मटेरियल होगा आपकी एग्जामिनेशन के पर्पज से। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की लेक्चर अपलोड होती रहेगी, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, N&K लॉ पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें आप जुड़ जाएं, कनेक्ट हो जाएं हमसे। इसमें जो भी PDF नोट्स आपको इस पे दिखाया जा रहा है, वो उस टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाता है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। तो चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।